और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का रोला कोस्टर बिग एंड बोल्ड। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले उन खबरों पर निगाह जो रहेंगी फोकस में। राहुल से लेकर प्रियंका और कमलनाथ से लेकर गहलोत चुनाव से पहले कांग्रेसी हुए भक्ति से ओतप्रोत, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि से मिलेंगे वोट? पूरी खबर पूरी डिटेल के साथ आज बिग एंड बोल्ड में। बैंक कस्टमर्स के उड़े होश, 18 लाख रुपए पर दीमक की चोट, ग्राहक का क्या होगा? बैंक भरपाई करेगा क्या? ये भी आपको बताएंगे। किम का परमाणु ऐलान, हिल गए अमेरिका से लेकर जापान, दुनिया में मचा कोहराम। पूरी खबर आपके सामने होगी। अब कोरोना से भी खतरनाक वायरस की बारी, दुनिया कैसे कर रही है लड़ने की तैयारी, ये भी आज आप जानेंगे बिग एंड बोल्ड में। लेकिन पहले ये खबर बिहार बड़ौदा की रामगंगा विहार शाखा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। जेवर और कीमती सामान रखने वाले बैंक के लॉकर में एक ग्राहक ने 18 लाख रुपए रखे थे, जिसमें दीमक लग गई और पूरे के पूरे 18 लाख रुपए खत्म हो गए। इसका पता भी तब लगा जब लॉकर होल्डर महिला इसका रिन्यूअल कराने बैंक गई। वहां जाकर लॉकर खोला तो देखा कि दीमक 18 लाख के नोटों को चट कर चुके थे, जिसके बाद महिला के होश उड़ गए। लॉकर होल्डर महिला ने ब्रांच मैनेजर से शिकायत की, जिसके बाद बैंक में हड़कंप मच गया। पूरे मामले की जांच की जा रही है। बैंक लॉकर में रखे 18 लाख के नोट को दीमक चाट गए। अब सवाल यह है कि क्या बैंक इसकी भरपाई करेगा? नियमों के मुताबिक क्या होता है? नियमों की बात करें तो बैंक लॉकर में हथियार, कैश, विदेशी करेंसी और दवा के साथ साथ जहरीला सामान नहीं रखा जा सकता। नियमों के खिलाफ जाकर अगर कोई लॉकर का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके नुकसान का जिम्मेदार बैंक नहीं माना जाएगा, यानी बैंक की तरफ से चवन्नी भी हर्जाने के तौर पर नहीं मिलेगी। इस केस में भी साफ है, दीमक के चट किए गए 18 लाख रुपए के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है, लिहाजा तो इसकी भरपाई करेगा भी नहीं। और गुजरात के सूरत में गणेशोत्सव के चंदे को लेकर दो परिवारों में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद बीच सड़क पर जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट की घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि अटोदरा के स्काई विला सोसाइटी की बैठक में गणेशोत्सव के चंदे को लेकर बहस हुई थी। इसके बाद शरद यादव नाम के शख्स को प्रवीण मारू ने बीच सड़क पर रोका और साथियों के साथ मिलकर पीट डाला। बाद में दोनों पक्षों के कई लोग जमा हो गए और मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बिहार के मोतिहारी में आरजेडी के एक कार्यक्रम में कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जिस वक्त ये हंगामा हुआ उस वक्त आरजेडी के श्याम रजक मंच पर मौजूद थे। उनके सामने ही कार्यकर्ताओं के दो गुटों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। बताया गया कि लालू परिवार के नजदीकी विनोद श्रीवास्तव और जिलाध्यक्ष विधायक मनोज यादव के बीच वर्चस्व को लेकर हंगामा हुआ। मंच से कूदकर विधायक मनोज यादव ने विनोद श्रीवास्तव के समर्थकों को पीटा। इस हंगामे की वजह से कार्यक्रम में बहुत देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। यहां देखिए जरा ये तस्वीर, सरेआम आरजेडी के दो गुट आपस में भिड़ गए। और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में लापरवाही के आरोपों में एक प्राइवेट हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। इससे पहले इस अस्पताल का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, जिसमें अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर एक लड़की के शव को मोटरसाइकिल पर रखते दिखाई दिए। बताया गया कि उस लड़की को बीमारी की हालत में हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था, जहां उसे गलत इंजेक्शन दे दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद संवेदनहीनता की सारी हदों को पार करते हुए अस्पताल प्रशासन ने लड़की के शव को उसके परिजनों की बाइक में रख दिया और खुद वहां से फरार हो गए। इसके बाद अस्पताल पर एक्शन लिया गया है और अब उसके स्टाफ पर एक्शन की तैयारी चल रही है। यूपी के मथुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। रेलवे स्टाफ की गलती की वजह से ही ट्रेन का इंजन प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया था। अब इसका एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि लोको पायलट के सहायक स्टाफ का एक मेंबर ट्रेन के ड्राइविंग कैब में दाखिल होता है, लेकिन मोबाइल चलाने में वो इतना मशगूल दिखाई दे रहा है कि उसने अपना बैग इंजन के थ्रोटल पर रख दिया। थ्रोटल पर बैग रखते ही ट्रेन की स्पीड बढ़ गई और प्लेटफॉर्म से टकरा गई। गनीमत रही कि दिल्ली से आई ट्रेन खाली हो चुकी थी, ऐसे में सिर्फ एक यात्री को हल्की चोट आई है। वहीं ट्रेन के प्लेटफॉर्म से टकराते ही जहां स्टेशन पर मौजूद यात्री सहम गए, तो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन चढ़ने से रेलवे को भी बड़ा नुकसान हुआ। रेलवे की जांच में यह पाया गया कि ट्रेन में मौजूद रेलवे स्टाफ के सभी 5 लोग नशे में थे और मोबाइल चला रहे थे। ऐसे में सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे की जांच जारी है। इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट अपना 197वां स्थापना दिवस मना रही है, जिसे गनर्स डे के तौर पर जाना जाता है। इस मौके पर भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसके जरिए आर्टिलरी रेजिमेंट का दमखम दिखाया गया। इस वीडियो को जहां गनर्स डे के शुभकामना संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं सीमा पार बैठे दुश्मनों को भी कड़ा संदेश है। बता दें कि पहली आर्टिलरी यूनिट की स्थापना 28 सितंबर 1827 को हुई थी। महज 2.5 इंच आर्टिलरी गन से शुरुआत करने वाली इस रेजिमेंट में अब दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार हैं। आर्टिलरी रेजिमेंट के पास अब बैलिस्टिक मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, हाई मोबिलिटी गन्स, यूएवी और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइसेस का जखीरा है। यही नहीं, रेजिमेंट के नाम आजादी से लेकर अब तक अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र और सेना मेडल भी जैसे सम्मान शामिल है। हुए 1 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के उम्मीदवारों पर मुहर लग सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पहले ही 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर फैसला बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी सीएम कैंडिडेट पर भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
एक तरफ बीजेपी आलाकमान चुनावी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है, तो वहीं राहुल गांधी एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट पहुंचे और कारपेंटर्स के साथ हाथ आजमाते हुए नजर आए। कीर्तिनगर पहुंचे राहुल गांधी ने इस दौरान कारपेंटर्स से मुलाकात की और उन्हें कमाल का कलाकार बताते हुए जमकर तारीफ भी की। सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि थोड़ा उनके हुनर को जाना और कुछ सीखने की कोशिश की। इससे पहले राहुल गांधी बीते हफ्ते 21 सितंबर को दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और वहां कुलियों से मुलाकात की थी। उन्होंने कुलियों से बात की और उनकी परेशानियों को सुना था। इस दौरान राहुल ने कुलियों की ड्रेस पहनकर यात्रियों का सामान भी उठाया था। किम जोंग का ऐलान, परमाणु संग्राम दिखाएंगे आगे आपको, लेकिन उससे पहले देखिए ऑपरेशन शीश महल पर पहली बार क्या बोले अरविंद केजरीवाल। ऑपरेशन शीश महल की सीबीआई जांच पर दिल्ली के सीएम ने कहा है कि अब तक 50 से ज्यादा जांचें हो गई हैं, 33 से ज्यादा केस हो चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला और अब इस जांच का भी स्वागत है। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल झुकने वाला नहीं है। राजस्थान में एक बार फिर जीतने के लिए अशोक गहलोत ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी है। गहलोत ने आज खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी मंदिर में भगवान के दर्शन किए। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि गहलोत हिंदू बनने का ढोंग कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी को राजस्थान के टोंक का चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि संसद में अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले सांसद को बीजेपी ने इनाम दिया है। छत्तीसगढ़ का किला बचाने के लिए कांग्रेस ने टॉप गियर लगाया हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज रायपुर पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का यह चौथा छत्तीसगढ़ दौरा है। पंजाब कांग्रेस के विधायक सुखपाल खैरा को पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस की टीम ने खैरा के चंडीगढ़ वाले घर पर रेड के बाद गिरफ्तारी की। यह गिरफ्तारी 2015 के ड्रग मामले में हुई है। लालू प्रसाद यादव ने आज नीतीश कुमार से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। माना जा रहा है कि दोनों के बीच बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है। उत्तर कोरोना काल की खौफनाक यादें अब भी जहन में ताजा हैं। अब दुनिया पर कोरोना से भी खतरनाक बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स के मुताबिक यह बीमारी कोरोना से भी 7 गुना ज्यादा खतरनाक है। यह बीमारी दुनिया में 5 करोड़ लोगों की मौत की वजह बन सकती है। WHO के मुताबिक कोरोना से लगभग 70 लाख मौतें हुई थी, लेकिन इस बीमारी से मौतों का अनुमान इससे भी कहीं ज्यादा है। यह बीमारी किससे और कैसे फैल रही है फिलहाल इसका पता नहीं है, इसलिए WHO ने इसका नाम डिजीज एक्स रखा है। डिजीज एक्स एक टर्म है जिसका प्रयोग ऐसी बीमारी के बारे में बताने के लिए किया जाता है जो इन्फेक्शन से फैलती है, लेकिन उसके बारे में पूरे तौर पर अभी मालूमात नहीं होती है। यूके वैक्सीन टास्क फोर्स ने कहा है कि दुनिया को बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान के लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि 67% मृत्यु दर वाले इबोला जितना ही ये संक्रामक बीमारी होगी। WHO का कहना है कि डिजीज एक्स नया वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगस या कवक हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बायोटेररिज्म के कारण भी डिजीज एक्स सामने आ सकती है। जानवरों से भी डिजीज एक्स फैलने का अंदेशा जताया जा रहा है। ब्रिटेन ने तो डिजीज एक्स से लड़ने के लिए वैक्सीन पर काम करना भी शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में 25 तरह के वायरस पर स्टडी हुई है। साइंटिस्ट का फोकस जानवरों में पाए जाने वाले वायरस पर है, यानी वो वायरस जो जानवरों से इंसानों में जूनोटिक ट्रांसफर के जरिए फैल सकते हैं। इसे लेकर कई देशों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अगली अहम खबर यह है कि आज पूरे देश में अनंत चतुर्दशी के दौरान गणपति विसर्जन का उत्सव मनाया गया। मुंबई से लेकर दिल्ली तक गणपति को विदाई देने के लिए भक्तों की भीड़ दिखाई दी। 10 दिनों तक चले गणेशोत्सव के बाद आज बप्पा की विदाई के साथ उसका समापन हुआ। मुंबई में कई फिल्मी हस्तियों ने भी अपने घर पर गणपति का विसर्जन किया। वहीं मुंबई के सबसे मशहूर लाल बाग के राजा को भी हर साल की तरह इस बार भी भव्य तरीके से विदाई दी गई। हरित क्रांति के जनक नहीं रहे। हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है। 98 साल के कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन लंबे समय से बीमार थे। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित MS स्वामीनाथन के निधन पर PM मोदी ने शोक जताते हुए देश के लिए उनके योगदान को याद किया। जोरदार बिकवाली की वजह से आज शेयर मार्केट लहूलुहान हो गया। सेंसेक्स 610 पॉइंट गिरकर 65,508 पर क्लोज हुआ। निफ्टी 193 अंकों की गिरावट के साथ 19,524 पर बंद हुआ। सराफा बाजार में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 57,925 रुपए रही, जबकि सिल्वर ने प्रति किलो 70,700 रुपए पर कारोबार किया। इस साल अयोध्या के दीपोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हो सकती हैं। यूपी की योगी सरकार की तरफ से उन्हें आमंत्रित किया गया है। इस साल 21 लाख दीपक जलाने का टारगेट है, जबकि पिछले साल 17 लाख से ज्यादा दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। 2022-23 में एम्स ने ओपीडी में 42 लाख मरीजों का इलाज किया। वहीं 2,48,000 सर्जरीज की हैं, जो किसी भी एक साल में सबसे ज्यादा है। सबसे खास बात यह है कि एम्स ने डेथ रेट और इन्फेक्शन रेट में भारी कमी करने में कामयाबी हासिल की है। अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। दिल्ली में देर रात 2 बजे एक सीक्रेट ऑपरेशन हुआ। 7 महीने से फरार सद्दाम को STF ने दबोच लिया। सद्दाम के पास से कार और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। बरेली में सद्दाम से पूछताछ हो रही है। पुलिस दोनों के मोबाइल के फोन की जांच करवा रही है। इस खबर से अतीक एंड फैमिली टेंशन में आ गई है। जेल में बंद अतीक ज्यादा परेशान है। फरारी ब्रिगेड के माथे से पसीना छूट रहा है, क्योंकि सद्दाम को सब पता है।
उसे शाइस्ता और जैनब की सीक्रेट लोकेशन भी मालूम है और वो काली कमाई के सारे राज भी जानता है। बाकी बातें इस रिपोर्ट। अब यूपी में अगले 72 घंटे में बहुत गोलियां चलने वाली हैं, बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं, क्योंकि जो जो लापता है सबका पता सद्दाम को पता है, सद्दाम को शाइस्ता का पता मालूम है, जैनब की सीक्रेट लोकेशन पता है, गुड्डू मुस्लिम कहां अंडरग्राउंड है वो अड्डा पता है, अरमान का खुफिया ठिकाना पता है। मतलब पुलिस को जिस जिस की तलाश है सद्दाम के पास सबकी लोकेशन है। हाथ में हथकड़ी और दोनों तरफ पुलिस के 2 ऑफिसर। जिसके हाथ में हथकड़ी है वही है अब्दुल समद उर्फ सद्दाम, अशरफ का साला सद्दाम। जिस सद्दाम की तलाश पुलिस पिछले 7 महीनों से कर रही थी, जिस सद्दाम पर यूपी के एडीजी ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा, जिस सद्दाम के दुबई भाग जाने की खबरें आईं, उसी सद्दाम को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। सद्दाम की गिरफ्तारी दिल्ली में हुई, लेकिन ऑपरेशन को अंजाम दिया यूपी एसटीएफ ने, और अब यूपी एसटीएफ इस अरेस्ट को बड़ी जीत बता रही है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट कामयाबी है, क्योंकि अतीक गैंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर अशरफ है। ये सद्दाम है क्योंकि ये अशरफ का सगा साला है और गैंग का इम्पोर्टेंट मेंबर भी था। गैंग की अंदरूनी जानकारी रखता है, गैंग के बारे में के सभी मेंबर्स को जानता है। इस पर कुल 6 मुकदमे कायम हैं और अभी 1 लाख रुपए का इनाम था। अब्दुल समद उर्फ सद्दाम अतीक गैंग का वो किरदार जिसे अतीक गैंग के सारे सीक्रेट पता है, जो जैनब और शाइस्ता को भी नहीं पता वो सद्दाम जानता है। सद्दाम को वो भी पता है जो अली और उमर को भी नहीं पता है। सद्दाम की पहचान पुलिस की फाइल में फरार आरोपी की थी। अतीक और अशरफ को जानने वाले इसे अशरफ का साला जानते थे। प्रयागराज में इसे जैनब के भाई के तौर पर पहचाना जाता था, लेकिन माफिया वर्ल्ड में इसे अतीक का सबसे बड़ा राजदार माना जाता है। अतीक के दुश्मन इसे अशरफ का भरोसेमंद और खास गुर्गा मानते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि सद्दाम अतीक के खलीफा प्लान का कमांडर था। सद्दाम वैसे तो अशरफ का खास था, वो अशरफ के साथ साए की तरह रहता था, लेकिन जितना सद्दाम अपने जीजा के लिए वफादार, उससे कहीं ज्यादा काम वो अतीक के लिए करता था। अतीक के सीक्रेट प्लान को अंजाम तक पहुंचाता था। अतीक गैंग में सद्दाम के किरदार को समझाएं, उससे पहले जानिए कि 7 महीने जो सद्दाम पुलिस को चकमा दे रहा था वो पुलिस के शिकंजे में आया कैसे। 24 फरवरी को उमेश पाल का प्रयागराज में मर्डर हुआ। मर्डर के बाद योगी ने माफिया को मटिया मीट करने की कवायद शुरू की। योगी की पुलिस के डर से सद्दाम सीक्रेट रूट से विदेश भाग गया। कुछ महीने वो दुबई में रुका, फिर सीक्रेट रूट से भारत आया। भारत आने के बाद दिल्ली में छिपा। पुलिस से बचने के लिए अपना नाम, अपनी पहचान बदल डाली। वो दिल्ली के मालवीय नगर के डीडीए फ्लैट में रहता था। सद्दाम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था, लेकिन डेट पर जाने से पहले पुलिस ने सद्दाम को अरेस्ट कर लिया। इस वक्त हमें मालवीय नगर की उस डीडीए सोसाइटी में, जहां पर यूपी एसटीएफ का दावा है कि अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद के साले अब्दुल समद और सद्दाम को बीती रात 2 बजे जो है यहां पर गिरफ्तार किया गया। और जो दावा यूपी एसटीएफ की तरफ से किया गया उसके मुताबिक सेलेक्ट सिटी वॉक जो है उसके अपोजिट पड़ने वाली डीडीए सोसाइटी में जो सद्दाम है वो अपनी एक प्रेमिका जो है अनम नाम की, उससे मिलने आया करता था। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि निश्चित तौर पर वो फ्लैट नंबर कौन सा था, लेकिन जाहिर तौर पर इस खबर के आने के बाद इस पूरे इलाके में इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या वाकई अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ था। भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ आनंद जी हैं जो कि स्थानीय नेता हैं। आनंद जी, ये बताइए, तस्वीर आपने कभी देखी? यूपी एसटीएफ का दावा है कि ये सद्दाम है जो कि अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला है। कोई चीज के बारे में जानकारी मिली हो? नहीं, इस बंदे को तो आज पहली बार देखा जा रहा है, वो भी सुबह से टीवी में देखा गया है और अभी आपके माध्यम से देखा जा रहा है।
ऐसे तो इस बंदे को कभी नहीं देखा। यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली के साकेत जो जिला अदालत है वो है, साथ ही सेलेक्ट सिटी वॉक और तमाम जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठान यहाँ पर हैं। और ये दावा है कि उसी मॉल के अपोजिट की डीडीए सोसाइटी में रात 2 बजे जो है वो सद्दाम को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 2 मोबाइल फोन और एक हुंडई गाड़ी जो है वो बरामद की गई है, जो कि यूपी 70 नंबर की है। सद्दाम के विदेश जाने को लेकर 2 तरह की थ्योरी है। एक ये कि सद्दाम विदेश गया, दूसरा ये कि सद्दाम विदेश नहीं गया, वो भारत में अंडरग्राउंड था। कभी कर्नाटक, कभी मुंबई तो कभी दिल्ली, अलग अलग लोकेशन को अपना सीक्रेट अड्डा बना रहा था। पुलिस से बचने के लिए सद्दाम ने हुलिया बदल लिया। छोटे बाल वाला सद्दाम बड़े बड़े बाल रखने लगा। लगातार अरेस्ट इवेड करने की कोशिश की जा रही थी और अब लगातार अपने स्थान को परिवर्तित कर रहा था, जिससे पुलिस इस तक पहुंच न पाए। लेकिन फाइनली दिल्ली से ये गिरफ्तार हो गया। उम्मीद है कि जो भी जानकारियां इसके पास होंगी वो सब हम इंट्रोगेशन में प्राप्त करेंगे और उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। सद्दाम न सिर्फ अपने जीजा अशरफ के साथ मिलकर जमीनों पर कब्जा और लोगों को धमकाने का काम करता था, बल्कि जेल में अशरफ को सारी सुख सुविधाएं मिले, इसकी सेटिंग का काम भी सद्दाम देखता था। जब उमेश पाल के मर्डर का प्लान बना तो सद्दाम ने जेल में अशरफ की शूटर्स से मीटिंग कराई। शूटर के सिलेक्शन का काम अशरफ और सद्दाम ने मिलकर किया। अतीक ने जो प्लान साबरमती जेल में बनाया, उस प्लान को अशरफ और सद्दाम ने मिलकर बरेली में फिक्स किया। मर्डर की पूरी प्लानिंग की और फिर प्रयागराज में अशरफ की निशानदेही में एग्जीक्यूट हुआ। उमेश पाल का मर्डर किया था, उन सभी को अंदर लेके गया था और वो शूटर जेल में लगभग 2.5 घंटे रहे थे। इसके द्वारा फेक डॉक्यूमेंट्स और इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही उन शूटर्स को जेल में प्रवेश कराया गया था। इस प्रकरण में बरेली में मुकदमा भी कायम है और इसी मुकदमे के तहत इसको दाखिल किया गया। उमेश पाल मर्डर में जिन आरोपियों की पुलिस को तलाश है, उसमें माफिया ब्रदर्स की मोस्ट वांटेड लेडीज ब्रिगेड का नाम शामिल है। इसमें अतीक की बीवी शाइस्ता, अशरफ की बेगम जैनब, अतीक की बहन आयशा नूरी, अतीक की 2 भांजियां उंजिला और मंतशा। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस गुड्डू मुस्लिम, अरमान और शूटर साबिर की तलाश कर रही है। तीनों शूटर्स को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, इन पर इनाम रखा गया। लेकिन सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद फरारी गैंग की फिल्म का क्लाइमेक्स सामने आ चुका है। अतीक गैंग के दी एंड का आखिरी पन्ना पलटा जा चुका है। कुछ बड़ा होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सद्दाम से पूछताछ की जा रही है। सद्दाम के पास वो सच मौजूद है जो इस केस के लिए अहम कड़ी साबित हो सकता है, क्योंकि सद्दाम के बारे में जानकारी मिली है कि जो जमीनों की खरीद फरोख्त थी बरेली से लेकर प्रयागराज हटवा तक, उस सब से सद्दाम जुड़ा हुआ था। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद जो डीलिंग चल रही थी, साइसा अलग लोगों से मिल रही थी और जैनब कुछ अलग व्यापारियों से मिल रही थी, उनके बीच में सद्दाम ही था। सद्दाम की एक बात जो अतीक को सबसे ज्यादा पसंद थी, वो ये कि सद्दाम इतना साइलेंटली ऑपरेशन को अंजाम देता था कि उसका नाम कभी सामने नहीं था। उमेश पाल मर्डर से पहले सद्दाम के नाम पर सिर्फ एक मुकदमा था। अतीक को सद्दाम पर कितना भरोसा था, इस बात को ऐसे समझे कि अतीक के सबसे सीक्रेट प्लान का वो खास पिलर था। अतीक के खलीफा प्लान के 2 हिस्से थे। पहले हिस्से की जिम्मेदारी शाइस्ता, उमर, अली और असद को दी गई। दूसरे हिस्से की जिम्मेदारी अतीक ने सद्दाम को सौंपी। अतीक के इस प्लान में कई सफेदपोश नेता और बिजनेसमैन शामिल थे। खलीफा बनने के लिए अतीक ने अपनी राजनीतिक रसूख और काली दुनिया से कमाई गई दौलत का इस्तेमाल शुरू किया। अतीक ने अपनी काली कमाई को सरकार से बचाने के लिए पैसा विदेशों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। इस प्लान का कमांडर सद्दाम को बनाया। पहले अतीक ने दुबई में पैसा इन्वेस्ट किया, इसके बाद मलेशिया और सिंगापुर में अपनी काली कमाई लगानी शुरू की। पहले इनडायरेक्ट तरीके से अतीक ने कई प्रोजेक्ट लॉन्च कराए, अपनी काली कमाई को इन्वेस्ट करवाया और फिर साल 2021 में अतीक के कहने पर दुबई में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अक्टूबर महीने में दुबई की शाइन सिटी में प्रोजेक्ट शुरू करा दिया गया। खुलासे के मुताबिक सद्दाम 8 बार दुबई जा चुका है और अब 5 बार सिंगापुर के दौरे पर गया और अब तक वो 2 बार मलेशिया भी जाकर आया। पूछताछ के दौरान सद्दाम ने ये बताया है कि फरारी के दौरान वो मुंबई, कर्नाटका और दिल्ली में छिपा रहा। इस दौरान
न सिर्फ वो अपना लोकेशन बदल रहा था बल्कि फोन को भी समय समय पर बदल रहा था ताकि उसकी लोकेशन को पुलिस ट्रेस न कर सके। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सद्दाम दुबई भाग गया था तो फिर वो वापस इंडिया क्यों आया। इनपुट ये कि जब उमेश पाल मर्डर में धरपकड़ तेज हुई तो वो दोबारा विदेश भाग गया। सद्दाम ने सेफ लोकेशन ढूंढी, पूरी फैमिली को विदेश में शिफ्ट करने का प्लान बनाया। सद्दाम विदेश से वापस इसलिए लौटा क्योंकि अपने पूरे परिवार को विदेश लेकर जाना चाहता था और सद्दाम इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए दिल्ली में रुका था। पहले भी यूपी एसटीएफ की टीम दिल्ली के शाहीन बाग और पुरानी दिल्ली के इलाकों में क्रैकडाउन कर चुकी है। दिल्ली में अलग अलग लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है। सद्दाम की गिरफ्तारी मालवीय नगर से हुई। मालवीय नगर से शाहीन बाग की दूरी करीब 13 किलोमीटर। अब पुलिस को लगता है कि उमेश पाल के बाकी आरोपी भी दिल्ली में छिपे हो सकते हैं। सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या उमेश पाल हत्याकांड का फरारी गैंग दिल्ली में ही छुप रहा है? क्या दिल्ली उन हत्यारों का पनाहगार बन चुका है? क्योंकि इससे पहले भी अतीक और उसके परिवार से जुड़े तमाम लोगों के दिल्ली में होने के सवाल बने हुए हैं कि क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि एक तरीके की सहानुभूति अतीक और उसके परिवार से रुकते हैं, जो लगातार यूपी एसटीएफ और जांच एजेंसियों से अतीक और उसके हत्यारे गुर्गों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सद्दाम की गिरफ्तारी यूं ही नहीं हुई, इसकी तैयारी पुलिस पिछले कई महीनों से कर रही थी। कुछ दिनों पहले ही पुलिस ने अशरफ के खास गुर्गे आतिन जफर को प्रयागराज से गिरफ्तार किया। आतिन ने पुलिस से पूछताछ में कई खुलासे किए। आतिन जफर ने बताया कि उसके पिता जफरुल्लाह के अतीक अहमद से घरेलू संबंध थे। उनका लिखा भाषण अतीक अहमद मंच पर पढ़ता था। अब सद्दाम की गिरफ्तारी को भी इससे जोड़ रखा जा रहा है। एनकाउंटर में मारा गया माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद का बेहद करीबी दोस्त अतिन जफर की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अतिन जफर की गिरफ्तारी कहीं और से नहीं बल्कि प्रयागराज से हुई थी। बरेली पुलिस प्रयागराज पहुंचकर अतिन को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई और काफी दिनों तक अतिन से पूछताछ चल रही थी। उसी कड़ी में आज सद्दाम जो कि अशरफ का साला है, उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। मतलब ये कि एक एक करके अतीक गैंग के गुर्गे सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं और बहुत जल्द योगी की पुलिस अतीक गैंग को इतिहास बना देगी। यूपी में कोई भी अतीक का हमदर्द बचा नहीं रह पाएगा, कोई भी नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा। दिल्ली से गौरव श्रीवास्तव, प्रयागराज से विनय रघुवंशी, लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।